हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज है हमारा लास्ट वीडियो रिवीजन का, जो एक सीरीज़ हम कह सकते हैं। सीरीज़ थी एक तरह से 5 वीडियोस की। तो आज है उसका लास्ट वीडियो। हमने चैप्टर डिस्कस किए हैं क्लास 5th के। सो 12 चैप्टर तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए। अब जो बाकी हमारा पोर्शन इंपॉर्टेंट बचा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। सो ये लास्ट वीडियो है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। होपफुली आपका पेपर अच्छा जाएगा। और चलिए बस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आती है तो रियली आई एम सॉरी फॉर दैट। तो देखिए, हमने 12 चैप्टर्स डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे अ शेल्टर सो हाई सबसे पहले। तो देखिए, इससे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते भी हैं, क्योंकि इसमें बिट्स एंड पीसेस में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, गौरव हैं जो ट्रैवल करते हैं हमारे डिफरेंट जगह पे जाके इंडिया के, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बट उसमें उन्होंने कुछ बताया है, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे हाउसेस हैं वो सब। तो इससे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। उसके अलावा डायरेक्टली पूछ सकता है, जैसा लास्ट ईयर भी हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, ऐसा ऐसा सिचुएशन है तो इस तरह का हाउस या ये कहाँ पे पॉसिबल है, या हमारे किस स्टेट में ऐसा होता है, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो सबसे पहले वो मनाली जाते हैं। मनाली में वो बताते हैं कि वहाँ के जो हाउसेस हैं वो वुडन हाउसेस हैं, लकड़ियों से बने होते हैं। और वहाँ पे जो रूफ्स हैं, जो छत होती है, वो स्लोपिंग होती है, स्लोप्स के फॉर्म में होती है वहाँ के घरों पे। और स्नोफॉल, क्योंकि आपको पता होता है, तो वहाँ पे स्नो से कवर्ड उन्हें दिखते हैं ज़्यादातर घर। घर इन द सेंस रूफ्स या एरिया ज़्यादा। सो बेसिकली वुडन हाउसेस होते हैं, और जो रूफ्स होते हैं वो भी स्लोपिंग होती है, इसे ध्यान में रखिएगा, राइट। उसके बाद वो बताते हैं कि वो कोल्ड डिज़र्ट देखते हैं। कोल्ड डिज़र्ट ले तो यस, देखिए राजस्थान में जो डिज़र्ट हमने डिस्कस किया है वो होता है हॉट डिज़र्ट। वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सैंड वगैरह होते हैं। कोल्ड डिज़र्ट भी है हमारे ही देश में। सो लेह लद्दाख के पास का जो रीजन है वो हमारा कोल्ड डिज़र्ट है। क्या होता है, सो एक हाई ड्राई एंड फ्लैट एरिया है, कोल्ड डिज़र्ट कहा जाता है। बहुत डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। सो लद्दाख रीजन में रेनफॉल कम ही होती है। उसके अलावा आप अगर पिक्चर्स भी देखा होगा आपने, तो आपको पता है वहाँ के जो माउंटेन्स हैं हाई तो होते हैं, साथ में स्नो कैप्ड होते हैं। दैट इज़, यहाँ पे आपको पूरे पे बर्फ़ जमी हुई दिखेगी, बर्फ़ से कवर्ड होंगे, राइट। और जो बाकी ग्राउंड है वो बहुत ठंडा होता है और फ्लैट होता है, ठीक है। सो ऐसा एरिया आपने रिसेंटली भी कुछ इंस्टेंसेस की वजह से लद्दाख की इमेजेस देखी होंगी। सो वो एक कोल्ड डिज़र्ट है ले, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद वो जब जाते हैं वहाँ, तो रहते हैं वो ताशी के पास। सो उनका घर पे वो जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे एक्सप्लेन किया उन्होंने कि वो यहाँ के जो घर हैं लद्दाख के, वो कैसे बने हुए होते हैं, राइट। सो इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, हम डिस्कस करते हैं। वैसे आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, वहाँ के जो घर होते हैं 2 फ्लोर के होते हैं। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर होता है। ग्राउंड फ्लोर का यूज़ की मेनली किया जाता है एनिमल्स को रखने के लिए, और जो भी ज़रूरी या आवश्यकता की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें रखने के लिए, उन्हें स्टोर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें वो लोग रहते हैं, ठीक है। बट कई बार क्योंकि ठंड इतनी होती है वहाँ पे कि फर्स्ट फ्लोर पे रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो भी अलॉन्ग विद ऑल अदर थिंग्स ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं रहते हैं। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद वहाँ पे जो घर है वो बनता कैसे है, तो मेनली वुड से बनता है, लकड़ियों का यूज़ होता है, पत्थरों का यूज़ होता है, बट सबसे ज़्यादा वुड का यूज़ होता है। फ्लोर्स वुड के होते हैं, सीलिंग्स वुड की होती हैं, ठीक है। स्टेप्स, जो सीढ़ियाँ हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए, वो वुड का होता है। तो अंदर मेनली वुड के काम होते हैं, और बाहर से स्टोन्स यूज़ होते हैं। पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर उन घरों को बनाया जाता है, राइट। और जो वॉल्स हैं वो बहुत मोटी तो बनाई जाती हैं, साथ में उसके ऊपर एक मोटी परत चढ़ाई जाती है मड और लाइम की, राइट। दैट इज़ की मिट्टी और चूने की, ठीक है। और ये सारी ही चीज़ें क्यों की जाती हैं, यस, ताकि ठंड से बच सके, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, राइट। इसी के लिए ये सारी चीज़ें हैं। सो याद रखिएगा, 2 फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर एनिमल्स, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और कई बार वो खुद भी ग्राउंड फ्लोर पर आकर रहते हैं। उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे विंडोज़ नहीं होती, ऑब्वियसली जब ठंड से बचना है तो इसका क्या काम। रूफ से वो देखते हैं कि सारे ही जो अगल बगल के घर हैं, आसपास के घर हैं, वो एक ही जैसे हैं। रूम्स एक ही जैसे दिखते हैं, उन्हें फ्लैट दिखते हैं, ठीक है। सो यस, उसके अलावा छतों पर वो देखते हैं रेड चिलीज़, ऑरेंज पम्पकिन्स और गोल्डन येलो कॉर्न। ये 3 चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की है। सो मे बी पॉसिबल किसी ना किसी वे में पूछ सकता है। सो लद्दाख में चिलीज़, ऑरेंज पम्पकिन्स और गोल्डन येलो कॉर्न, तो तीनों का कलर अगर आप देखेंगे तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, राइट। सो ये याद रखिएगा। उसके बाद वो और जब फर्दर ट्रैवल करते हैं तो वो एक प्लेस पे पहुंचते हैं
जो 5000 मीटर्स तक की ऊंचाई पे होती है, उसका नाम है चांगथेंग, राइट। सो चांगथेंग का मतलब भी मतलब पहली बात कि वहाँ पे जो ट्राइब रहते हैं, जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ट्राइब है चांगपास रहते हैं, ये चांगपा ट्राइब, ठीक है। और उनकी लैंग्वेज में ये जो चांगथेंग है उसका मतलब भी यही होता है कि एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों, उसे कहा जाता है चांगथेंग। और इससे आप समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम उस ट्राइब की बात करेंगे, फिलहाल चांगथेंग की बात करें। सो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी ऊंचाई पे कोई जगह है, 5000 मीटर्स की हाइट पे है, तो वहाँ पे कितना डिफ़िकल्ट होगा सर्वाइव करना, ब्रीथिंग कितनी डिफ़िकल्ट होगी, ऑक्सीजन क्योंकि कम होता है, ठीक है। तो वहाँ बहुत मुश्किल से कोई दिखता है, ना पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, ना ह्यूमंस हैं, बस एक ट्राइब दिखती है। उसके अलावा ब्लू स्काई और बहुत सारी ब्यूटीफुल लेक्स दिखती हैं, ठीक है। ठीक है, ये बातें आप याद रख सकते हैं, ये नॉर्मल सी बातें थी। तो अब हम बात करेंगे चांग पास की। सो एज आई टोल्ड यू कि जो चांग पास हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। सो इन्हीं माउंटेन्स में एक ट्राइब रहती है, तो उन्हें कहा जाता है चांग पास। इस जो ट्राइब है, ये जो ट्राइब जनजाति है, तो यहाँ इसमें अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 5000 लोग हैं टोटल। सो ये ट्राइब में कितने लोग हैं? 5000 लोग हैं पूरा मिला के, राइट। तो ये हमेशा मूव करते रहते हैं अपनी गोट्स और शिप्स के साथ, ठीक है। और यही जो गोट्स हैं और शीप है, इन्हीं के थ्रू इन्हें जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, ज़रूरत होती है, मिलती हैं। जैसे मिल्क है, मीट है, टेंट वगैरह बनाने के लिए स्किन्स है, या कोट्स और स्वेटर्स बनाने के लिए वूल्स है। और उसके अलावा ये जो गोट्स हैं, ये इनका बहुत ही एक तरह से ट्रेजर है, खजाना है उनके लिए। क्यों? यस, क्योंकि ये बहुत स्पेशल हैं। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि इन्हीं गोट से बनता है द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। पश्मीना जो ऊन है, जिससे पश्मीना शॉल्स बनती हैं, आपने सुना होगा, वो इन्हीं गोट्स से मिलता है। इसलिए इन लोगों के लिए ये जो गोट्स हैं वो बहुत स्पेशल हैं और साथ में बहुत ही बड़ा ट्रेजर हैं। और इन्हीं के वजह से ये जो लोग हैं वो इतने हाइट पे रहते हैं, इतने कोल्डर इन्वायरमेंट में रहते हैं, इतने कम टेम्परेचर्स पे सर्वाइव करते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। क्योंकि ये जो गोट्स हैं ये इन्हीं डिफ़िकल्ट कंडीशंस में पाई जाती हैं या वहीं पे अच्छे से रह सकती हैं। और जितना ज़्यादा हायर और कोल्डर एल्टीट्यूड, मतलब बेसिकली जितनी ठंड रहेगी और जितनी ऊंचाई पे वो जाएंगे, ऑब्वियसली ठंड बढ़ेगी। सो ऐसे जगहों पे ही ये जो गोट्स हैं, उनके जो हेयर हैं, फर है, वो और ज़्यादा सॉफ्ट होने लगते हैं या और ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सो इसलिए उन्हें वहाँ रहना पड़ता है और उनके वजह से ये जो ट्राइब है वो भी वहीं पर रहते हैं, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ये गोट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सो माउंटेन्स में ही पाए जाते हैं, इतने हाइट पे। ये भी याद रख सकते हैं आप, चैंगपास हैं जो कि इनका ध्यान रखते हैं, इनके साथ रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्हें जो भी चीज़ ज़रूरत होती है चांगपास को, वो अपने हॉर्सेस याक्स के साथ उस पर कैरी करते हैं। टेंट में रहते हैं। जो टेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है, कोन शेप्ड होता है, उसे रीबू कहा जाता है। कैसे बनता है? सो जो याक्स उसी के हेयर्स से को ये स्ट्रिप्स में बनाते हैं पहले, उसके बाद इसे एक साथ स्टिच करते हैं, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है उन्हें विंड से। उसके अलावा इन्हें फिर ऑब्वियसली जैसे बनाया जाता है कि इन्हें फिर स्टिक्स से बांधा जाता है, 9 स्टिक्स मेंशन भी है। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग है वो ये है, ग्राउंड को डग किया जाता है, खोदा जाता है 2 फीट डीप तक, ठीक है। जैसे यूजुअली टेंट कैसे बनाते हैं हम लोग, फ्लैट ग्राउंड है, इसके ऊपर हमने टेंट बना लिया, बट नहीं, यहाँ पे ये लोग ग्राउंड को 2 फीट डीप तक, 2 फीट गहरा डग करते हैं, खोदते हैं, खुदाई करते हैं। उसके बाद ये लोग उस पर टेंट लगाते हैं, राइट। और मैंने बताया इनकी लैंग्वेज में चांगथेंग का मतलब ही यही है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हो, ठीक है। और माउंटेन्स पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन क्योंकि कम होता जाता है एयर में, इसी वजह से बहुत डिफ़िकल्ट होता है सांस लेना। और कई लोग वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करके जाते हैं। आपने माउंटेनियर्स के बारे में पढ़ा होगा। अब इसके बाद बात हुई है पश्मीना की। सो पश्मीना शॉल को जितना आप 6 स्वेटर्स पहनेंगे उतना या उससे ज़्यादा अधिक वार्म होता है, गर्म होता है, राइट। बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा बहुत ही थिन होता है देखने में। और आपने सुना होगा कि जो टेस्ट होता है कि रियल पश्मीना है या नहीं, कि एक रिंग आपके फिंगर की जो होगी, उस रिंग से वो पूरा शॉल पास कर जाए, राइट। तो इतना थिन होता है बट स्टिल इतना ज़्यादा वार्म होता है। जिस गोट से ये बनता है उसके बारे में हमने देखा। तो अब और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये जो गोट्स हैं जिनसे ये सॉफ्ट पश्मीना वूल हमें मिलता है, हम कलेक्ट करते हैं, वो 5000 मीटर्स तक की ऊंचाइयों पे, एल्टीट्यूड्स पे पाए जाते हैं। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, दैट इज़ -40 डिग्रीज तक चला जाता है, ठीक है। और
वही बात है यहाँ पे कि क्योंकि वहाँ टेम्परेचर इतना कम है, इसीलिए जो गोट्स हैं उनके शरीर पे, उनकी बॉडी पे एक कोट ऑफ वार्म एयर, ये हेयर्स होते हैं, फर्स होते हैं, और उसकी एक कोटिंग उनके बॉडी पे आ जाती है ताकि इतनी एक्सट्रीम कोल्ड से उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। और ये जो गोट्स हैं वो इसी फर को समर में अपना शेड कर देते हैं, और ये हेयर बहुत ही ज़्यादा फाइन भी होते हैं, दैट इज़ पश्मीना वूल्स। फर बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं कि ये भी मेंशन है कितना, सो दिस हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स। अगर इन हेयर्स को 6 को, ठीक है, 6 सपोज आपका एक हेयर है, उसके बाद ये जो हेयर्स गिरे हैं, ये फर हैं इस गोट के, उसके 6 हेयर्स को आप एक साथ जब मिलाएंगे तब वो उसकी जो थिकनेस है वो इतनी होगी जितनी आपके एक हेयर की होती है, राइट। सो इतना सॉफ्ट और इतना ज़्यादा फाइन होता है, आप समझ सकते हैं। तो इससे बनता है शॉल, बट वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये इसीलिए क्योंकि इतना फाइन होता है इसलिए मशीन्स पे यूजुअली बनता नहीं है, और इसीलिए हमारे कश्मीर के जो वीवर्स हैं वो लोग खुद से इन अपने हाथों से इन शॉल्स को बनाते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्टी से, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, राइट। और कितना टाइम लगता है, सो आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज़ मेड। एक प्लेन सिर्फ फर से प्लेनली अगर एक पश्मीना शॉल बनती है तो उसमें 250 घंटे का वर्क लगता है। 250 घंटे तक वो जो हमारे वीवर्स हैं वो वीविंग करते हैं, तब जाकर एक प्लेन पश्मीना शॉल बनती है जिसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो अब आप सोचिए कि एम्ब्रॉयडरी हो तो कितना टाइम लगे। सो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 6 स्वेटर्स तक की वार्मथ होती है। आपके 6 स्वेटर्स, एक पश्मीना शॉल, गोट्स 5000 मीटर्स की हाइट पे पाए जाते हैं, टेम्परेचर -40 तक जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड होती है। उसी से बचाने के लिए ये जो फर्स हैं वो उस गोट की बॉडी पे आते हैं, राइट। और यस, जो वीवर्स हैं अपने हाथों से इसे बनाते हैं। अब रिबू के बारे में हमने भी देखा, वो टेंट होता है, बहुत ही बिग, बहुत ही बड़ा होता है, ऐसा लगेगा कि एक रूम है। 2 वुडन पोल्स मिडिल में होते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली कोन शेप्ड होगा, या बेसिकली मिडिल से सपोर्ट के लिए 2 पोल्स होते हैं मिडिल में। उसके बाद ओपनिंग होती है ताकि चूल्हा या जो स्टोव है, गैस है, उससे जो स्मोक निकलता है वो पास हो सके, और चांगपास को बहुत ही ज़्यादा ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड से ये जो टेंट है बचाता है। और उसके अलावा टेम्परेचर्स आपको मैंने बताया कि जो वहाँ का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम हो जाता है। और लेखा क्या होता है, तो देखिए वो लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, चांगपास साथ में शीप और गोट्स भी है, वो कहाँ रहेंगी, तो रिबू दैट इज़ अपने टेंट के ही पास में एक जगह वो बनाते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है लेखा, राइट, जहाँ पे वो उन गोट्स को, अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं। कैसे ये जो वॉल्स है बनाई जाती हैं, सो ये वॉल्स पत्थरों से बनाई जाती हैं, स्टोन से के थ्रू बनाई जाती हैं, और हर फैमिली अपने एनिमल पे एक स्पेशल मार्क बनाता है, क्योंकि सब एक साथ रहेंगे तो डिफ़िकल्टी होगी, तो इसलिए हर एनिमल पे एक मार्क बनाया जाता है ताकि वो फैमिली पहचान ले। उसके बाद बात की गई है, या बात उन्होंने बताई है श्रीनगर की, तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको हाउस बोट्स दिख रही हैं। हाउस बोट्स क्यों हैं, बोट हैं बट अंदर पूरी हाउस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, राइट। और टूरिस्ट आते हैं तो ये आपने डल झील में भी देखा होगा कि हाउस बोट्स वहाँ पे रहते हैं। कितने लंबे हो सकते हैं, सो ये 80 फीट तक और 8-9 फीट तक वाइड, ठीक है, चौड़ाई में 8 से 9 फीट होते हैं और 80 फीट तक लंबे होते हैं, राइट, ये देख ही लीजिएगा। उसके अलावा ये है, क्या है, सो ये है डोंगा, राइट। सो इसे हम डोंगा कहते हैं, ऑब्वियसली श्रीनगर में ही रहते हैं, देखा गया है आपने इन्हें डल लेक और उसके अलावा हमारे झेलम रिवर, इन दोनों पे ही देखा जा सकता है। डोंगा भी घर के ही जैसे है, वो डिफरेंट रूम्स है, बट आप देख सकते हैं कि हाउस बोट और इसके स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है। वो थोड़ा सा लग्जूरियस टाइप का कह सकते हैं हम, ये नॉर्मल, राइट, बट स्टिल हाउस है, अलग अलग इसमें रूम्स होते हैं, राइट। उसके अलावा ये कुछ कार्विंग की भी फ़ोटोज़ गौरव ने इस बुक में इंक्लूड की हुई हैं, जिसमें हाउस बोट्स की सीलिंग वगैरह पे और घरों में ये ब्यूटीफुल सी कार्विंग होती है। इसे कहते क्या है, इसे ख़त्म बंद कहते हैं या ख़त्म बंद, ठीक है। और ये पज़ल, जिक्सॉ पज़ल जैसा इसका पैटर्न होता है, याद रखिएगा, ख़त्म बंद एक ब्यूटीफुल कार्विंग है, या ब्यूटीफुल क्या मतलब कार्विंग है जो वुड पे की जाती है, नक्काशी है, राइट। उसके अलावा ये घर हैं, तो कश्मीर के कुछ गांव हैं, या गांव जो है वहाँ पे घर कैसे बनते हैं, तो वहाँ पे स्टोन्स के कट करके और उसके बाद एक के ऊपर एक रख कर फिर उसे कोट कर दिया जाता है मड से। यहाँ पे आपको मड दिख रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये दिख रहा है स्टोन के ऊपर स्टोन, तो समथिंग लाइक दिस ओनली, ऐसे ही बनाया जाता है, स्टोन के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर रखा जाता है, बनाया जाता है, और मड से ऊपर से कोटिंग की जाती है, और रूफ स्लोपिंग है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है
कि ये विंडो दिख रही है आपको, तो कई सारे पुराने घर हैं जिसमें स्पेशल टाइप की विंडो होती थी, ठीक है, जो वॉल से, तो देखिए ये हो गई वॉल, राइट, यहाँ पे भी देखिए ये वॉल है, बट इससे बाहर की तरफ ये विंडो आ रही है, ठीक है। इसे क्या, इसे डैब या डैब, हाँ डैब ही ये लिखा है, DAB डैब कहा जाता है। बहुत ही अच्छे वुड के पैटर्न से इसे बनाया जाता है। आप देखिए कितनी अच्छी विंडो है। सो येस, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ये भी कहाँ पाई जाती है, कहाँ है, हमारे कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा कई सारे हमारे जो घर हैं वो स्टोन्स, ब्रिक्स, वुड सब चीज़ों से मिलाकर बनते हैं, ठीक है, सबका यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे आप वुड देख रहे हैं, उसके अलावा पत्थरों को देख रहे हैं, ठीक है, ब्रिक्स को देख रहे हैं। और जो डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं और विंडोज़ हैं, वो उसमें मेहराब होते हैं, ब्यूटीफुल आर्चेस बने होते हैं, राइट। सो ये भी सेम जगह पे है। उसके अलावा डल लेक पे ये है शिकारा, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें डल लेक या कश्मीर से रिलेटेड हैं, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, सो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात की गई है बकरवाल पीपल्स की, बकरवाल ट्राइब की। सो यहाँ पे ये जो घर आपको दिख रहे हैं, इसमें वो ट्राइब्स या वो लोग रहते हैं। ये स्टोन और मड से बनता है, मिट्टी से और पत्थरों से बनाया जाता है। यहाँ पे विंटर में कोई नहीं रहता, समर में बकरवाल्स हैं जो आते हैं अपने गोट्स के साथ ग्रेजिंग कराने, बेसिकली उन्हें आते हैं और वो यहीं पे रहते हैं, राइट। उसके अलावा ये कश्मीर की एक बेकरी की पिक्चर है, तो बहुत कॉमन है कश्मीर में बेकरीज। उसके बाद यहाँ पे भास्कर भाई के फार्म की बात हुई है एक दूसरे चैप्टर में, जिसमें बहुत ही अच्छी कुछ बातें बताई गई हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सो क्रोटॉन प्लांट्स के बारे में कुछ बताया गया है। सो एक छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिसमें जो लीव्स हैं बहुत ही कलरफुल होती हैं और इनका एक बहुत अच्छा रोल है जो कि भास्कर भाई बताते हैं लोगों को। सो क्या है, सो ये क्रोटॉन प्लांट्स होते हैं जो कि इन्हें सिग्नल देते हैं जब सॉइल है सूख जाता है, ड्राई हो जाती है, कैसे। सो वही इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि रूट्स ऑफ क्रोटॉन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड, कि जो क्रोटॉन की हमारी जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक नहीं जाती, बहुत डीप तक नहीं जाती हैं, ऊपर ही रहते हैं। सो इसलिए जैसे ही जो टॉप सॉइल है यहाँ की, वो उसमें पानी कम होता है या सॉइल जो है वो ड्राई हो जाती है, तो ये जो क्रोटॉन है वो बेंड होकर लिम्स उसमें बन जाते हैं, राइट। सो इससे उन्हें पता चल जाता है कि जो टॉप सॉइल है उसमें पानी की कमी है, ड्राई है, सो वहाँ वो पानी डालते हैं, राइट। सो देखिए रूट्स डीप ना जाए तो भी उसके कितने फ़ायदे हैं। सो क्रोटॉन प्लांट से रिलेटेड याद रखिएगा इस बात को, क्रोटॉन प्लांट्स डीप उनकी रूट्स नहीं जाती और वो एक तरह से यूज़ किए जाते हैं या हेल्पफुल है, सिग्नल देते हैं फार्मर को कि जो टॉप सॉइल है या सॉइल है वो ड्राई हो रही है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, बट हम जो बात करेंगे वो करेंगे अर्थवर्म्स की। जो अर्थवर्म्स होते हैं वो सॉइल के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। क्यों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो अर्थवर्म्स बेसिकली सॉइल को बहुत सॉफ्टन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा अर्थवर्म के वो ऐसे मतलब डिग करते रहते हैं, खोद कर, मतलब एक टनल जैसा बनाकर वो ऐसे सॉइल में और एंटर करते रहते हैं, जाते ही रहते हैं। तो इससे एक तरह से वो पैसेज बना देते हैं इस सॉइल के ही अंदर, जिससे कि जो भी एयर है, वाटर है, वो सॉइल में ईजिली आता रहे या फिर पास ऑन होता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी बात है ये सॉइल के लिए, इसलिए अर्थवर्म जो है उन्हें सॉइल का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। और ऑल्सो जो भी डेड लीव्स और प्लांट्स हैं उन्हें भी वो खाते हैं और जो उनकी ड्रॉपिंग्स होती है उससे सॉइल फर्टिलाइज भी होता है। सो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, राइट। आई होप कि आपको पता भी होगा, हम तो सिर्फ रिविजन ही कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस चैप्टर या इस पॉइंट से, वही मैंने यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए एक साथ भी लिखी हुई है कि सॉफ्ट करते हैं सॉइल को क्योंकि वो डिग करते रहते हैं, टनल्स टाइप का बनता है, इसके वजह से एक पैसेज बन जाता है कि एयर और वाटर पास कर सके। ये बहुत अच्छा है सॉइल के लिए। ऑल्सो वो जो डिकम्पोजर्स हैं तो डेड प्लांट्स और लीव्स को खाते हैं और उनकी ड्रॉपिंग्स सॉइल को फर्टिलाइज भी करती है। वेस्ट टू कंपोज, तो ये वही बात है कि जो वेस्ट से कंपोज बनाते हैं तो वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है, वेस्ट का यूज़ करके कंपोज बनाना। और उसके बाद ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, बट एनीवेज ये भी उसी का कॉन्टिन्यूड पार्ट है, ठीक है। अर्थवर्म से ही रिलेटेड है कि अर्थवर्म्स एक तरह से यही करते हैं, या फिर हम, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि कहा जाता है कि जो भी आपके पत्तियां हैं या खाने के लेफ्ट ओवर्स हैं, फूड हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, उन सभी को आप अपने किचन में या एक पिट बनाकर उसमें डालिए, उसके बाद उसमें अर्थवर्म्स डाल दीजिए, राइट। तो बेसिकली ये पूरा एक फर्टिलाइज़र बन जाएगा, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होगा, जो हमने पीछे देखा ना, वेस्ट टू कंपोस्ट। तो यही है आपके लिए, ये लीव्स या जो आपके सब्जियां हैं, फल हैं, इनके जो छिलके हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, लेफ्ट ओवर फूड है, ये सब आपके लिए वेस्ट है। बट अगर आप इसे कंपोस्ट बनाएंगे तो एक ही नेचुरल फर्टिलाइज़र होगा और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत सारे लोग इसे बनाते भी हैं।
उसके बाद बात की गई है फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो सूर्यमणि के बारे में बताया गया है, ठीक है। गर्ल स्टार ये भी हैं, हमने देखा था गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो इन्होंने फॉरेस्ट के लिए काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। सो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो ये झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड से भी जुड़ी हुई थी। इन्होंने एक तोरंग बनाया था जो कि बेसिकली एक सेंटर था, और उसके अलावा तोरंग का मतलब भी होता है कुड़ुक लैंग्वेज में जंगल। कुड़ुक क्या है, तो कुड़ुक इनकी लैंग्वेज थी, ये जहाँ पे रहते थे वो लोग कुड़ुक भाषा बोलते थे, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल सी बातें। उसके बाद बात की गई है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 की। सो इस एक्ट के तहत अगर आप 25 साल तक फॉरेस्ट लैंड पे रह रहे हैं तो आपका राइट है, उस पर आपका हक है, और जो भी वहाँ पे ग्रो हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर भी आपका राइट है। आपको कोई ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकता है, वहाँ से निकाल नहीं सकता, हटा नहीं सकता। उसके अलावा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जो वर्क है वो सभी ग्राम सभा के द्वारा किए जाएंगे या जाते हैं। उसके बाद मिज़ोरम से रिलेटेड कुछ बातें हैं। सो वहाँ पे फार्मिंग के लिए लॉटरी सिस्टम यूज़ होता है। क्या है ये सिस्टम? सो बेसिकली लॉटरी की जाती है, जिस फैमिली का नाम पहले आएगा वो ये डिसाइड करेगा कि कितने लैंड पे वो फार्मिंग करना चाहता है, किसी पर्टिकुलर सीजन से रिलेटेड है ये, ठीक है। जो लैंड होता है वो पूरे गाँव का होता है, पूरे विलेज का होता है एज अ होल, ना कि किसी अलग अलग इंसान का। सो सेपरेट फैमिली या पीपल का नहीं, पूरे गाँव का होता है, इसलिए लॉटरी सिस्टम किया जाता है। और यहाँ पे साइमा सर की क्योंकि बात हुई थी तो इसलिए उनका नाम दिया हुआ है बेसिकली, क्योंकि लॉटरी से उनका पहला नाम आता है, तो उनके पास उन्हें चांस मिला कि वो बताएं कितना उन्हें चाहिए लैंड। उन्होंने बोला 3 टिन ऑफ लैंड चाहिए उन्हें। तो अब टिन ऑफ लैंड क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2019 में। सो क्या था? सो द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टिन ऑफ सीड्स इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड। 1 टिन ऑफ लैंड क्या है? 1 टिन लैंड नहीं है, लैंड है जिसपे हम 1 टिन सीड ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। लैंड ऑन विच हम 1 टिन ऑफ सीड ग्रो करेंगे वो होगा 1 टिन ऑफ लैंड। 3 टिन साइमा सर ने बोला, इसका मतलब वो उतना लैंड चाहते हैं जिसपे कि वो 3 टिन ऑफ लैंड 3 टिन ऑफ सीड्स ग्रो कर सकें, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद झूम फार्मिंग की बात है कि यहाँ पे झूम फार्मिंग बहुत फेमस है या होती है। एक क्रॉप है, एक फसल है जो पूरी जब हो जाती है इसे काट लिया जाता है, उसके बाद उस लैंड को एज इट इज़ कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, वहाँ पे कुछ ग्रो नहीं कराते, बट ऑब्वियसली बांस है, बैम्बू है या वीड्स हैं, खरपतवार हैं, वो सब ग्रो होते हैं। तो उसके बाद उनका क्या किया जाए, तो उन्हें ऐसे उखाड़ नहीं दिया जाता, पुल नहीं किया जाता, इनफैक्ट उन्हें सिर्फ काटा जाता है और बर्न कर दिया जाता है, और जो उससे एशेस निकलती है, जो राख होती है, वो इवन लैंड को और फर्टाइल ही बनाती है, राइट। फिर जब ये लैंड रेडी होता है, तैयार होता है फार्मिंग के लिए, तो इसे थोड़ा बहुत डग किया जाता है, एकदम से जोता नहीं जाता, पूरी प्लगिंग नहीं होती, राइट। और फिर इसमें सीड्स को ड्रॉप करके जो भी आपको फसल ग्रो करनी है आप वो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे राइस जो है मेन क्रॉप है, सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं एक साथ जब वर्क हो जाता है। क्या करते हैं सेलिब्रेशन के लिए? वो छिराव डांस करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। छिराव डांस कहाँ? तो मिज़ोरम में होता है। इसमें यूजुअली लोग पेयर्स में बैठते हैं एक दूसरे के आमने सामने, उसके बाद बैम्बू स्टिक्स ग्राउंड पे होती हैं, उन्हें ये लोग पकड़े हुए होते हैं, फिर ये लोग ऐसे, और कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे खड़े होते हैं, राइट, यहाँ पे जो बैठे होते हैं वो इस स्टिक्स को इधर से उधर मूव करवाते हैं, उसके ऊपर कुछ लोग डांस करते होते हैं, स्टिक्स के थ्रू होता है, ठीक है। सो ये था डांस स्टेप, मतलब या मिज़ोरम से रिलेटेड कुछ बातें। उसके बाद ग्रीगर जोहान मेंडल का एग्जाम्पल नहीं, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। आपको भी पता होगा मेंडल के बारे में, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पी के साथ उन्होंने किया था। ऑस्ट्रिया में जन्मे थे 1822 में, उन्होंने फिर मोनेस्ट्री में जाकर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 7 साल तक उन्होंने 28,000 प्लांट्स पे किए थे एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने एक नया चीज़ डिस्कवर किया। आपको पता है जो ट्रेट्स होते हैं किसी भी प्लांट में, ठीक है, वो पेयर्स में आते हैं। जैसे सीड है, या तो स्मूथ होगी, उसका जो सरफेस है वो एकदम सपाट होगा, स्मूथ होगा, या फिर थोड़ा रफ होगा, खुरदुरा होगा, राइट। इसी तरह जो सीड है या जो कलर है वो या तो येलो होगा या ग्रीन होगा, लंबी होगी छोटी होगी, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने किया था, और आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं, राइट। सो उसके बाद कुछ लास्ट चीज़ है, बस इसे हमने पढ़ा था, बस एक चीज़ आपको ये रिमाइंड कराना था कि मुकदम क्या होता है। सो मुकदम एक एजेंट होते हैं जो कि मनी देते हैं, ठीक है। फैमिली से रिलेटेड था कि फैमिलीज़ जब तक उनकी फसल वगैरह, क्रॉप वगैरह, उनका जो लैंड है, फार्मर्स हैं वो, क्यों तो वहाँ पे जब काम होता है जब तक, तब तक वहाँ काम करते हैं, उसके बाद पैसे उनके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो वो दूसरी जगह जाके शुगर केन इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं। उन्हें वहाँ तक ले कौन जाता है? मुकदम। मुकदम क्या करता है? तो मुकदम उन फैमिलीज़ को लोन देता है, क्योंकि वो मनी लेंडर होता है, एक तरह से एजेंट होता है, वो
जाके इनको पैसा देता है, उसके एवज में इन्हें वहाँ पे जाके काम करना होता है शुगर केन इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। और वो बस यही एक चीज़ थी और यही कंटिन्यूड है यहाँ पे कि मनी को वापस पे करने के लिए वो मुकदम के लिए काम करते हैं और मुकदम एक तरह से उन्हीं शुगर केन फैक्ट्रीज़ का जो है वो एजेंट होता है, उन्हें फिर वो ले जाता है शुगर केन फील्ड्स में काम करने के लिए। उसके बाद बस ये एक चीज़ की जो शुगर की केन की फार्मिंग होती है, गन्ने की जो खेती है, वो सिर्फ तभी हो सकती है, उन्हीं मंथ्स में हो सकती है, उन्हीं महीनों में जब बिल्कुल भी रेनफॉल ना हो, व्हेन देयर इज़ नो रेनफॉल। इसे याद रखिएगा, ठीक है, कि जब बिल्कुल भी बारिश ना हो तभी ये जो गन्ने की खेती है, शुगर केन फार्मिंग है, वो होती है, राइट। सो यस, दैट इज़ इट। ये थी कुछ बातें और ऑल द वेरी बेस्ट अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।